हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 78 क्वेश्चन नंबर, जो कि हम लोग 77 तक जो हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अभी जो है ड्रग एंड ड्रग एक्ट जो है 1940 के तहत ड्रग नियम किस वर्ष बनाए गए थे। ड्रग एक्ट पारित कब हुआ था? 1940 में, लेकिन इसके नियम जो बने थे वो बने थे 1945 में। क्या है? अधिनियम। यह अधिनियम मूल रूप से ड्रग एक्ट के नाम से जाना जाता था और 1940 में पारित किया गया था। मूल अधिनियम 1930 में गठित चोपड़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया था। संबंधित ड्रग नियम जो है 1945 में पारित हुए थे। और फार्मेसी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? फार्मेसी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1940 में पारित हुआ था, 1945 में, 1948 में, या फिर 1930 में। तो फार्मेसी अधिनियम जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था 1948। किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नवीन संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था फार्माकोपिया का? नवीन संस्करण जो है फार्माकोपिया का नवीन संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये कब? इसमें आंसर 2014 होगा, क्योंकि ये 2015 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर जब अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें होगा 2000, उसमें जो है 2026 होगा। 2026 उसका सही आंसर होगा। अभी जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो 2026 नहीं, 2024 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में फार्माको विजिलेंस की देखरेख कौन सी एजेंसी करती है? भारत में फार्माको विजिलेंस की देखरेख कौन सी एजेंसी करती है, ये आपको बताना है। कौन सी करती है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, यानी CDSCO करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मॉर्फिन दवा के उस वर्ग से संबंधित है जिसके अंतर्गत D&C अधिनियम के अनुसार सूची है। तो शेड्यूल ए, शेड्यूल एच, शेड्यूल सी, शेड्यूल एक्स किससे संबंधित है? शेड्यूल एक्स से संबंधित। मॉर्फिन को भारत में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अनुसूची शेड्यूल एक्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। माना जाता है कि शेड्यूल एक्स जो है दवाओं की दुरुपयोग और लत लगने की संभावना अधिक होती है। ऐसी दवाओं को किसमें रखा गया है? शेड्यूल एक्स में रखा गया है। उनकी बिक्री, वितरण और संबंध से सख्त नियम लागू होते हैं। मार्फिन एक शक्तिशाली ओपीओआईडी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। यह दर्द से राहत दिलाने के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करता है। सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया के हिस्से के रूप में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। एनेस्थीसिया की जो भी ड्रग्स हैं वो किस में आती हैं? शेड्यूल एक्स में आती है। शेड्यूल एक्स में आती है।
CDSO का मतलब क्या है? CDSO का मतलब क्या है? अभी हम लोग इसको पीछे पढ़ चुके हैं, तो आंसर देने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसका सही उत्तर है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी औषध के निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन की आवश्यकता होती है। कौन से फॉर्म की आवश्यकता होती है? 24D की, 25D या 30 या 36? तो इसका सही आंसर क्या है? 24D। आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी औषधि के निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए औषध एवं प्रसाधन नियम जो है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल जो है 1945 के अनुसार 24D का उपयोग करके आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 24D इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम के अनुसार मानक दवा वह है जो मानक दवा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार जो मानक दवाएं हैं उसको क्या है? आधिकारिक फार्माकोपिया के मानक का अनुपालन करती है, या फिर अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करती है, या फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फार्माकोपिया के मानकों का अनुपालन करती है, या फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम के मानक का अनुपालन करती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका होगा तो संख्या डी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम एक्ट के मानक का अनुपालन करती है। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम के अनुसार पेप्टिक अल्सर रोग के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली मानक दवा कौन सी है? पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सी दवाएं यूज की जाती है? मानक दवाएं कौन सी है? ओमेप्राजोल है, पेरेंजेपाइन है, रेनिटिडीन है, सुक्रालफेट है? इसका सही उत्तर क्या है? ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल एक प्रोटॉन पंप अवरोधक है और इसे पेप्टिक अल्सर रोग के लिए पहली पंक्ति का उपचार माना जाता है। पेप्टिक अल्सर के लिए पहली पंक्ति का उपचार माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इंजेक्शन, सिरिंज और सुई किसके अंतर्गत आते हैं? किस अनुसूची के अंतर्गत इंजेक्शन, सिरिंज और सुई आते हैं? एच के अंतर्गत, ए के अंतर्गत आते हैं, बी के अंतर्गत आते हैं, सी के अंतर्गत आते हैं, या फिर डी के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर क्या है? शेड्यूल सी के अंतर्गत आते हैं। इंजेक्शन, सिरिंज और सुई औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की सूची सी के अंतर्गत आते हैं। यह सूची जैविक उत्पादों जैसे टीके, सीरम, विष, एंटीटॉक्सिन और इंजेक्शन योग्य तैयारियों से संबंधित है। कौन? सी। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन, अनुसूची सी किससे संबंधित है? अभी पढ़ा है आप लोगों ने। अनुसूचित सी किससे संबंधित है? अनुसूचित सी किससे संबंधित है? होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या फिर जैविक और इम्यूनोलॉजिकल उत्पादों की सूची के लिए? इसका सही उत्तर क्या है? तो संख्या ए, जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, भारत में और ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम की अनुसूची सी जैविक और प्रतिरक्षा संबंधित उत्पादों की सूची से संबंधित है। इसमें इन औषधियों की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए इनके निर्माण, परीक्षण और भंडारण के लिए विनिमय का और मानक शामिल हैं। लेबल
XRX पर लाल रंग के संबंध में बाईं ओर शीर्ष पर प्रतीक क्या दर्शाता है? शेड्यूल कौन सा होगा? शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स। लेबल के ऊपर बाएं कोने पर लाल रंग से बना प्रतीक XRX यह दर्शाता है कि दवा थोक रूप से अनुसूचित एक्स दवा है। अनुसूचित एक्स दवाएं वे होती हैं जिनमें दुरुपयोग या लत लगने की उच्च संभावना होती है और जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत सख्त विनियामक नियंत्रण के अधीन होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? उन दवाओं का नाम जिन्हें केवल जेनेरिक नामों के तहत चिन्हित किया जाएगा किसके अंतर्गत आती हैं? किसके अंतर्गत आती हैं? डब्ल्यू शेड्यूल डब्ल्यू के अंतर्गत आती हैं। शेड्यूल डब्ल्यू क्या है? भारत में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अनुसूचित डब्ल्यू में निर्दिष्ट दवाएं की कुछ दवाओं को केवल उनके जेनेरिक नामों के तहत ही लेबल किया जाना चाहिए और बेचा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना और दवाओं को निर्धारित करने और वितरित करने में स्पष्टता सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लड बैंक किसके अंतर्गत आता है? ब्लड बैंक शेड्यूल एफ के अंतर्गत आता है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 की अनुसूची एफ जो है में रक्त बैंकों के संचालन, लाइसेंसिंग, रखरखाव के लिए आवश्यकताओं की निर्दिष्ट किया जाता है जिसमें रक्त और रक्त उत्पादों के संग्रह, भंडार, वितरण और वितरण के लिए मानक शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि रक्त बैंक दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की सुरक्षा के लिए सख्त गुणवत्ता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। या अगला क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित एम किससे संबंधित है? अनुसूचित एम किससे संबंधित है? अनुसूचित एम जो है अच्छा विनिर्माण अभ्यास से संबंधित है, ना कि सर्जिकल ड्रेसिंग से संबंधित है, केवल नुस्खों पर बेची जाने वाली दवाओं से संबंधित है, ना कि उपकरणों से संबंधित है। शेड्यूल एम इसकी बात हो रही है। शेड्यूल एम जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 का हिस्सा है और यह उत्पादों के लिए अच्छे विनिर्माण अभ्यास की रूपरेखा तैयार करता है। यह दवाओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले परिसर, संयंत्र, उपकरणों के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका उत्पाद स्वच्छ और नियंत्रण वातावरण में किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जैविक और विशेष उत्पाद किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? पी के अंतर्गत आते हैं, आर के अंतर्गत आते हैं, या फिर सी के अंतर्गत आते हैं, या फिर C1 या फिर एस? किसके अंतर्गत आते हैं? वो जो है सी एंड C1 के अंतर्गत आते हैं। जैविक और विशेष उत्पाद जैसे टीके, सीरम, विष, प्रतिविष और विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पादों भारत में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और नियम शेड्यूल सी एंड C1 के अंतर्गत विनियमित किए जाते हैं। ये अनुसूची सी और C1 इन उत्पादों की सुरक्षा, प्रभावकारिता, गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, भंडारण, बिक्री, वितरण मानकों को शर्तों और आवश्यकताओं के लिए निर्दिष्ट करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? फार्मेसी का वह क्षेत्र जो विभिन्न फार्मेसी उत्पादों की कानूनी प्रथाओं और न्यायिक अनुमोदन से संबंधित है। फार्मेसी प्रशासन, दवा नियामक मामले दोनों, या फिर फार्मेसी अभ्यास? तो इसका सही उत्तर क्या है? दवा नियामक मामले।
दवा नियामक मामले ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स से जो है फार्मेसी का वह क्षेत्र है जो दवा के विकास, अनुमोदन और विपणन के कानून नियामक पहलुओं से संबंधित है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि फार्मास्यूटिकल उत्पाद सभी आवश्यक कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं तथा विपणन और बेचे जाने से पहले नियामक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करते हैं। यह क्षेत्र विनियमों, सुरक्षा, प्रभावकारिता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से C11 अंकों की संख्याओं का अनुक्रम है जो एक दवा को सौंपा गया है। एनडीसी नंबर, एनडीसी नंबर क्या है? एनडीसी नंबर राष्ट्रीय औषधि कोड। एनडीसी नंबर जो है संख्या दवाओं को सौंपी गई 11 अंकों की संख्याओं का अनुक्रम है। एनडीसी का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में दवाओं की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बिना प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर दी जा सकती है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के, सॉरी ये क्वेश्चन है, दवा एम्फिटामाइन है। एम्फिटामाइन दवा कौन सी है? दवा एम्फिटामाइन है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? एक अनुसूची दवा है, एक शेड्यूल्ड ड्रग है एम्फिटामाइन। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कोई दवा केवल तभी विपणन और बेची जा सकती है जब वह किसके द्वारा अनुमोदित हो? जब वह किसके द्वारा अनुमोदित हो? भारत भारतीय औषधि महानियंत्रक के द्वारा अनुमोदित हो तब बेची जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के संशोधन में कितनी दवाओं को प्रतिबंधित श्रेणी में माना जाता है? कितनी दवाओं को प्रतिबंधित श्रेणी में माना जाता है? 44 दवाओं को, 44। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में निम्नलिखित शामिल है। इसमें क्या शामिल है? औषधि में घटियापन को रोकना, आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों को विनियमित करना, या फिर औषधियों और प्रसाधन सामग्री के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करना। ये तीनों इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? DTAB एंड DCC समित नियंत्रण क्या है? DTAB एंड DCC समित नियंत्रण क्या है? एलोपैथिक दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित समित नियंत्रण है। अगला क्वेश्चन, आइबुप्रोफिन टैबलेट किस अनुसूची से संबंधित है? आइबुप्रोफिन जो है किस अनुसूची से संबंधित है? तो शेड्यूल H से संबंधित है। आइबुप्रोफिन टैबलेट अनुसूची H में आती है। यह एक गैर स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, यानी नशेड, NSAID नशेड है, जिसका उपयोग आमतौर पर दर्द से राहत, सूजन को कम करने और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। अनुसूचित H के तहत जो है, अनुसूचित
एच के तहत सूचीबद्ध दवा केवल पंजीकृत चिकित्सक की उपस्थिति में खुदरा विक्रेता द्वारा बेची जा सकती है। ये दवाएं काउंटर ओटीसी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, शेड्यूल एच की दवाएं। अगला क्वेश्चन क्या है? औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत नियुक्त निरीक्षकों की शक्तियों का उल्लेख अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में के तहत किया गया है? किस धारा के तहत किया गया है? धारा 22 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार उन पदार्थों की सूची जिन्हें केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे खुदरा रूप से बेचा जाना चाहिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? तो अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, अनुसूचित एच के अंतर्गत आती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अधिनियम के अनुसार शेड्यूल एच में उन पदार्थों की सूची दी गई है जिन्हें केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर बेचा जाना चाहिए। इस अनुसूची का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुरुपयोग और संभावित स्वास्थ्य जोखिम से बचने के लिए शक्तिशाली दवाओं का उपयोग चिकित्सक पर्यवेक्षक के तहत किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1931। अभी तक और हम लोगों ने एक्ट पढ़े थे, उसमें जो है ड्रग एक्ट हम लोगों ने पढ़ा, जादुई पढ़ा। अभी जो है हम लोग जो है पढ़ रहे हैं चिकित्सा गर्भपात अधिनियम की कौन सी धारा एक महिला की गोपनीयता की सुरक्षा के बारे में बात करती है? कौन सी धारा? सेक्शन 5A, धारा 5A जो है सुरक्षा के बारे में बात करती है। क्या? एमटीपी चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 के तहत एक महिला की गोपनीयता की सुरक्षा का उल्लेख धारा 5A में किया गया है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि गर्भपात या चिकित्सा गर्भपात से संबंधित एक महिला के व्यक्तिगत विवरण गोपनीय रहे और कानून द्वारा अनुमति के अलावा किसी को भी खुलासा न किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? ये 1960 में लागू किया गया था। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम भारत में 1960 में लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य पशु क्रूरता को रोकना, पशु कल्याण को बढ़ावा देना और पशु संबंधित गतिविधियों जैसे पशु प्रयोग, पशु परिवहन और पशु वध को विनियमित करना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? सदस्य होते हैं 8। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में 8 पदेन सदस्य होते हैं। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रशासन के उत्पन्न तकनीकी मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सलाह देती है। कौन? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार निम्नलिखित में से किस रंग को दवा में उपयोग करने की अनुमति नहीं है? किस रंग को दवा में उपयोग करने की अनुमति नहीं है? एमारेंथ को अनुमति नहीं दी गई है। भारत में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार एमारेंथ को दवाओं के रंग के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जबकि क्लोरोफिल
एरिथ्रोसिन और टार्टजीन जैसी अन्य रंगों को निर्दिष्ट शर्तों के तहत अनुमति दी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, आयुर्वेदिक विष किस अनुसूची के अंतर्गत या किस अनुसूची से संबंधित है? अनुसूचित E1 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुसूची जी, शेड्यूल जी जो है ड्रग का उदाहरण है। शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग है जिसका एक यहाँ पर उदाहरण आपसे पूछा गया? ग्लिबेन क्लामाइड, ग्लिबेन क्लामाइड जो है एक उदाहरण है। गिबेन क्लामाइड ग्लाइबुराइड के रूप में भी जाना जाता है। या टाइप 2 जो है डायबिटीज के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रिस्क्रिप्शन दवाई है, प्रिस्क्रिप्शन दवा है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरामफेनिकॉल किस अनुसूचित में शामिल है, किस शेड्यूल में शामिल है? या शामिल है शेड्यूल C1 में शामिल है। क्लोरामफेनिकॉल भारत में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अनुसूचित C1 में शामिल है। शेड्यूल C1 में वे दवाएं शामिल हैं जिन पर सावधानी शब्द का लेबल लगाना जरूरी है। सावधानी शब्द का लेबल लगाना जरूरी है। क्लोरामफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है जिसके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इसे अनुसूचित के तहत विनियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, शेड्यूल एक्स में निर्दिष्ट दवा की गोली या कैप्सूल को अधिकतम पैकिंग में बेचा जा सकता है। अधिकतम कितनी पैकिंग में बेचा जा सकता है? 100 यूनिट खुराक में बेचा जा सकता है। शेड्यूल एक्स जो है दवा की गोली या कैप्सूल को 100 यूनिट खुराक की पैकिंग में बेचा जा सकता है। 1945 के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने दवा के इस वर्ग की शुरुआत की। ये कब शुरुआत हुई? 1945 में। अगला क्वेश्चन क्या है, नई दवा के साथ क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति आवेदन के करने प्राप्त की जाती है। नई दवा के साथ क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति आवेदन करने करके प्राप्त की जाती है। किस फॉर्म के अंतर्गत ये आता है? फॉर्म नंबर 12। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा अनुसूचित C1 दवा नहीं है? डिजिटैलिस, एर्गोट, मछली के जिगर का तेल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसका सही उत्तर होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। डिजिटैलिस, एर्गोट, मछली के जिगर का तेल जो है शेड्यूल C1 में शामिल है। अगला क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एवं नियमों के अंतर्गत कारखाना परिषद की आवश्यकता होती है। ये किसके अंतर्गत आता है? किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है? ये शेड्यूल M के अंतर्गत आता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एवं नियमों के अंतर्गत कारखाना परिषद की आवश्यकताएं सूची जो अनुसूचित M में निर्दिष्ट है। यह अनुसूचित अच्छी विनिर्माण प्रथाओं और उत्पादों के लिए आवश्यकताओं को रेखांकित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका उत्पाद गुणवत्तापूर्ण या सुरक्षा तरीके से हो। अगला क्वेश्चन क्या है, शेड्यूल C
और C1 में निर्दिष्ट औषधियों के लिए आयात लाइसेंस प्रदान करने वाले फार्म नंबरों का उल्लेख करें। अनुसूचित X में निर्दिष्ट औषधियों को छोड़कर फार्म संख्या 10 जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अनुसूचित N में किससे संबंधित है? फार्मेसी के कुशल संचालन के लिए न्यूनतम उपकरणों से संबंधित है, या सौंदर्य प्रसाधन के मानकों से संबंधित है, कीटाणुनाशक तरल पदार्थों के मानक से संबंधित है, या फिर सर्जिकल ड्रेसिंग के मानक से संबंधित है? ये जो संबंधित है शेड्यूल N फार्मेसी के कुशल संचालन के लिए न्यूनतम उपकरणों की सूची से संबंधित कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल N। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अनुसूचित असाध्य रोगों से संबंधित कौन सा शेड्यूल है? असाध्य रोगों से संबंधित कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल J जो है असाध्य रोगों से संबंधित है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 की अनुसूचित J में उन बीमारियों और उपकरणों की सूची दी गई है जिनकी रोकथाम या उपचार का दावा औषधि नहीं कर सकती। औषधि और प्रसाधन सामग्री 1940 के नियम 106 के तहत कोई औषधि सूचीबद्ध किसी भी बीमारी का उपचार या रोकथाम तथा सूचीबद्ध स्थितियों में सुधार का दावा नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसकी स्थापना औषधियों और सौंदर्य प्रसाधन के विश्लेषण के लिए की गई है? केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन क्या है? किसमें निर्दिष्ट दवाओं की बिक्री खुदरा द्वारा नहीं की जानी चाहिए? किसमें निर्दिष्ट दवाओं की किस शेड्यूल में जो है दवाओं की बिक्री खुदरा द्वारा नहीं की जानी चाहिए? शेड्यूल H और X के लिए एक विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अगला क्या है? अनुसूचित F सेकंड मानक के लिए लागू होते हैं। सेकंड मानक के लिए क्या लागू होते हैं? सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए लागू होते हैं मानक। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल F सेकेंड सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए मानकों को निर्दिष्ट करती है। यह मानक सुनिश्चित करते हैं कि सर्जिकल ड्रेसिंग चिकित्सा उपयोग के लिए आवश्यक गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करती है या नहीं। भारत की पहली केंद्रीय औषध प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं नियम 45 के अंतर्गत औषधि अधीक्षकों के अधिकार प्रदान किए गए हैं। औषधि अधीक्षकों के अधिकार प्रदान किए गए हैं धारा 22। औषधि निरीक्षक यानी ड्रग इंस्पेक्टर के अधिकार ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 22 के तहत प्रदान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 22 एक औषधि निरीक्षक की विशिष्ट शक्तियों को रेखांकित करती है, जिसमें शामिल है किसी भी परिसर का निरीक्षण करना जहां दवाओं या सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण या बिक्री की जा रही हो, विश्लेषण के लिए दवा या सौंदर्य प्रसाधनों के नमूने लेना हो, दवाओं या सौंदर्य प्रसाधन के किसी भी स्टॉक की खोज करना हो।
शेड्यूल एक्स में कौन सी दवा आती है? थैलिडोमाइन, एमोक्सिसिलिन, केटामाइन, हेलोथेन। शेड्यूल एक्स में केटामाइन आती है। कौन सी दवा आती है? केटामाइन। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं और परिषद के उपकरणों की आवश्यकताओं को निम्नलिखित में निर्दिष्ट किया गया है। किस शेड्यूल में निर्दिष्ट किया गया है? क्या? प्रयोगशाला प्रथाओं और परिसर और उपकरणों की आवश्यकता है। शेड्यूल L1 में। भारत में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अनुसूचित L1 उन प्रयोगशालाओं के लिए अच्छी पद्धतियों और परिसर एवं उपकरणों की आवश्यकताओं से निर्दिष्ट करती है जो दवाओं की परीक्षण करती है या अनुसूचित गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अनुसार कौन सी बीमारी विकार स्थिति के ठीक होने का दावा नहीं किया जा सकता है? ग्लूकोमा, ग्रेगिन, गडमाला, ये सभी जो हैं का दावा नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? फार्मेसी अधिनियम 1948 के अनुसार फार्मासिस्टों के रजिस्टर को केंद्रीय रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल है। इसमें निम्नलिखित में क्या शामिल है, ये पूछा जा रहा है। इसमें क्या शामिल है, ये पूछा जा रहा है। इसमें शामिल है सार्वजनिक दस्तावेज और गोपनीय दस्तावेज जो है ए और बी, यानी संख्या डी शामिल है। फार्मेसी अधिनियम 1948 के अनुसार फार्मासिस्टों का रजिस्टर केंद्रीय रजिस्टर भी कहा जाता है, जिसमें उस समय राज्य के रजिस्टर में दर्ज सभी व्यक्तियों के नाम शामिल हैं जिसमें वह उस समय निवास कर रहा है, फार्मेसी का पेशा या व्यवसाय कर रहा है। सेंट्रल रजिस्टर को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अर्थ एक सार्वजनिक दस्तावेज माना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में इसका उत्तर करेंगे। आप लोगों से एक हम लोगों के लिए एक आस होती है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उस समय उसको आप पढ़ लें, आगे होने वाली परीक्षाओं में आपको मदद मिल सके। ये क्वेश्चन क्या है? सौंदर्य प्रसाधन के निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो की नवीनतम आवश्यकताओं के अनुरूप होना निर्दिष्ट किया गया है। ये किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है और इसका उत्तर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।